हेलो एवरीवन। तो आज से हम शुरू करेंगे क्लास 10th का एक न्यू चैप्टर दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और ये पहला वीडियो है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपको इस लेक्चर देखने के बाद आपको कहीं से कोई लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और साथ ही साथ आपको नोट्स बनाने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टमेटिक वे में आपको ठीक इसी तरीके से अपने नोटबुक में नोट करते जाना है और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेंगे क्योंकि हम सारा चीज़ों को इंक्लूड करे हैं। भले कोई चैप्टर का कितना भी लेक्चर मेरे को लेना पड़ जाए, 6-7 जितना भी लेना पड़ जाए, बट हम लेक्चर लेंगे बट वो सारा कवर कराएंगे और लास्ट के टाइम में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो भी टॉपिक हम कराएंगे वो टॉपिक से रिलेटेड वहाँ हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और साथ ही साथ कुछ आपको होमवर्क भी देंगे। तो जहाँ अगर जो चीज़ समझ में नहीं आएगा आप वीडियो को पॉज करके कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि कमेंट में आपको बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। उसके बाद आप वीडियो को पॉज कर करके और साथ ही साथ क्वेश्चन जो भी पूछे उसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। और नोटबुक में आप ऐसे ही सिस्टमेटिक वे में आप सारी चीज़ों को नोट करना शुरू करिए वीडियो को पॉज करते करते। ठीक है, तो चलिए, आपका 1-2 मिनट इसीलिए लगा क्योंकि ये वीडियो आज इस चैप्टर का मतलब स्टार्टिंग वीडियो है, तो इसलिए टाइम लगा। तो चलिए हम लोग मेन अब आते हैं अपने चैप्टर पर। हमारा चैप्टर क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, ये क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, पहले मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, आप क्लास 8 में पढ़े होंगे चेंज। ठीक है, कि चेंज दो टाइप का होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। और फिर वहाँ पर चेंज से रिलेटेड फिर कुछ वहाँ पर थोड़ा मोड़ा रिएक्शन के बारे में अगर जाना होंगे तो ठीक है, नहीं तो वही क्लास 8 से ये चेंज जो टाइप है उसी को आगे यहाँ बढ़ाया गया है। और ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज मैं आगे बताऊंगा, पहले उससे पहले मैं आपको ये चीज़ें समझा दूं कि यहाँ पर आपको जो, मैं 1 मिनट में यहाँ से लेजर लाइट कलेक्ट कर लूँ। ठीक है, यह है पहला जो मतलब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें क्वेश्चन पूछा है कि डिफरेंस बिटवीन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए पहला बात है कि एक केमिकल रिएक्शन बोले या केमिकल इक्वेशन बोले, ये दोनों एक तरह से एक ही बात है, बस सिंपल सा डिफरेंस इतना है कि केमिकल रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि वो चीज़ों को हम पूरा डिटेल में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि वेन मैग्नीशियम रिबन इज़ बर्न, जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है देन फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो भी बात लिखे हैं एक तरह से केमिकल रिएक्शन हम बोले। ठीक है, कि जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कराते हैं तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, फिर जब हम यहाँ पर बोलना पड़ रहा है मेरे को कि मैग्नीशियम, यहाँ पर मैग्नीशियम का स्टेट क्या है, तो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है क्योंकि मेटल है। ऑक्सीजन यहाँ पर उसका स्टेट क्या है, तो गैसियस स्टेट में है कि नॉन मेटल है। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो हमारा ये भी एक तरह का सॉलिड फॉर्म में है लेकिन पाउडर्ड फॉर्म में होता है, जो कि एक तरह का कंपाउंड है। आप गौर करो, लेकिन उसी बात को अगर ऐसे आप लिखते हो कि Mg+O2 और ऐसे एरो का निशान देखे MgO, आप बताओ यही बात बोलने में आपको इतना टाइम लगा, इतना लिखने में मतलब एक तरह से स्पेस लगा, साथ ही साथ एक साइंटिफिक तौर पर देखने में काफ़ी अच्छा भी नहीं लग रहा है। एक तरह से क्या बोल सकते हैं कि यह एक्सेप्टेड भी नहीं है, ग्लोबली एक्सेप्टेड भी नहीं है। तो सिंपल सा बात है कि केमिकल रिएक्शन को अगर हम सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन को अगर सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं तो उसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। यानी फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि अगर कोई बात आपको लिखने में काफ़ी ज़्यादा लंबा लग गया, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है ना, तो उसको आप शॉर्ट फॉर्म में, उसको सिम्बलाइज फॉर्म में उसी बात को अगर जो चीज़ लिखते हो तो वही हमारा हो जाता है केमिकल इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन समझ में आया होगा कि इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। खैर नीचे इसका सारा डिटेल में हम डेफिनेशन भी लिख रखे हैं, अभी जस्ट हम समझा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में क्या फ़र्क है। वैसे मैं आगे फिर से बताया हूँ, बस इतना आप जाने अभी कि केमिकल रिएक्शन
को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, तो हम उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जो ऊपर यहाँ पर दिया हुआ है यह एग्जाम्पल दिया हुआ है केमिकल रिएक्शन का, और ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है केमिकल इक्वेशन का। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बात जानते हैं कि ये जो मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम के सेंस में हम क्या बोल देते हैं, मैग्नीशियम एक मेटल है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का रिबन लिया गया। रिबन इसलिए बोला गया ना कि मैग्नीशियम कुछ ऐसा लिया गया है, ठीक है, रिबन के शेप में इस तरह का लिया गया है, ठीक है, जिससे लड़कियाँ लोग बाल बांधती है उसको क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। तो उसी शेप में रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिया गया है, इसलिए इसको मैग्नीशियम रिबन बोला गया है। और O2 तो आपको पता है जो आपको कहाँ मिलेगा, तो एयर में आपको O2 मिलेगा। और जो MgO ये जल के जो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, डेट इज अ वाइट कलर पाउडर। यह जो इसका एस का जो कलर है वो कैसा रहेगा, वाइट कलर। आगे आपको सारा चीज़ मिलेगा, ठीक है। सॉरी, मैं अभी ये चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चैप्टर में रियल में मेरे को पढ़ना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तरह तरह का रिएक्शन पढ़ने को मिलेगा, लगभग 10 से 12 टाइप का रिएक्शन, सबका एग्जाम्पल पढ़ने को मिलेगा। फिर उसके बाद रेंसिडिटी करोजन, यानी कोई खाना कैसे ख़राब हो जाता है तो उसको कैसे बचा सकते हैं। फिर कोई मेटल कैसे ख़राब हो जाता है, उसमें जंग कैसे लग जाता है, उसको आप कैसे सही कर सकते हो, क्या तरीका है, यानी डिटेल में यहाँ पर तरह तरह के रिएक्शन पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एक करोजन, रेंसिडिटी वगैरह, जो कि आगे हम देखेंगे। खैर, तो हमारा पहला जो है चेंज पहले पढ़ा देता हूँ मैं आपको, कि अगर नहीं 8th क्लास में ध्यान दिए होंगे तो यहाँ आप देखो कि चेंज जो होता है वो 2 टाइप का होता है। पहला जो चेंज होता है उसका नाम है फिजिकल चेंज, ठीक है, साथ में आप नोट्स बनाते जाइएगा। तो फिजिकल चेंज कहते किसको है, तो दैट टाइप ऑफ चेंज विच इज रिवर्सिबल, वह चेंज जो कि क्या हो, रिवर्सिबल हो। यानी रिवर्सिबल कहने का मतलब कि अगर यह चेंज, अगर आप यहाँ कोई सब्सटेंस ए था तो ए से आपने अगर बी बनाया तो बी से वापस ए आप बना सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल। यानी कि पहले वाले स्टेट में आप जा सकते हो जहाँ से आप आए हो, ठीक है, उस तरह के चेंज को रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल चेंज आईसी का नाम क्या है, फिजिकल चेंज। तो आपको फिजिकल चेंज समझ में आया होगा, फिजिकल चेंज होता क्या है, तो दैट टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड द फिजिकल चेंज विच इज रिवर्सिबल। फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर आइस को हम मेल्ट करते हैं तो बनता है वाटर। अगर वाटर को फिर से हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे तो क्या बनेगा, आइस बनेगा। तो देखिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले आप आइस से कहाँ चला जा रहे हैं, वाटर में चले जा रहे हैं, और वाटर को फ्रीज करके फिर वापस कहाँ चले आ रहे हैं, आइस में चले आ रहे हैं। तो इस तरह के चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज। एग्जाम्पल हो गया मेल्टिंग ऑफ आइस। ध्यान सुनिएगा, आगे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा। इनफ्लेटेड बैलून्स, यानी किसी बैलून्स में आप हवा डाल रहे हो, यानी इनफ्लेट कर रहे हो, उसको फुला रहे हो, और फिर हवा निकाल रहे हो, फिर डाल रहे हो, फिर निकाल रहे हो, तो क्या पुराने वाला स्टेट में वापस नहीं आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल। ये भी एक तरह का फिजिकल चेंज। इवोपरेशन, ठीक है, लिक्विड क्या हो रहा है, लिक्विड बन रहा है गैस, तो गैस को वापस हम ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड। जैसे पानी को आप गर्म करते हो तो वापस क्या बनता है, गैस। और फिर ढक्कन जो होता है, तो ढक्कन या थाली में टकरा के वापस देखते हो पानी का ड्रॉपलेट बन जाता है, तो वापस गैस ठंडा होता है तो क्या बनता है, पानी बनता है, ठीक है। तो इवोपरेशन, कंडेंसेशन, यह एक तरह का कैसा चेंज है, तो ये भी एक तरह का एग्जांपल है फिजिकल चेंज का। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, यानी कि मोम का पिघलना, यहाँ पर ध्यान रखना है कि पिघलने की बात कर रहे हैं, तो मोम का पिघलना भी कैसा चेंज हो गया, हमारा फिजिकल चेंज हो गया। अब आते हैं केमिकल चेंज पर। तो केमिकल चेंज कहते किसको है, द दैट टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड केमिकल चेंज विच इज इरिवर्सिबल, या विच कैन नॉट बी रिवर्सिबल, जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, पीछे हम नहीं जा सकते, जिससे हम बनाए हैं इसको वापस उस स्टेट में नहीं जा सकते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल सेटिंग ऑफ कर्ड, यानी दही का जमना, यानी दूध से आपने दही जमाया तो वापस दही से दूध नहीं बना सकते, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह का केमिकल चेंज होगा। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को एक बार आप जला दिए वापस पेपर आप नहीं ऑब्टेन कर सकते, इसलिए यह भी एक तरह का केमिकल चेंज। रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन भी एक तरह का कैसा चेंज है, तो ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है, क्योंकि रिस्पायरेशन के बाद O2 यूज़ हो रहा है और CO2 बन रहा है, तो क्या वापस इससे ये बना सकते हो, नहीं ना। तो ये एक तरह का कैसा चेंज है, तो ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है। अब एक काम करिए, आप वीडियो को पॉज करिए, और पॉज करने के बाद जो भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये सारे क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या करो, आप आंसर दो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम इन कर दिया हूँ, ठीक है। आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, सारे क्वेश्चन को पढ़ो, और पढ़ने के बाद सारे चीज़ों को आप आंसर पहले खुद से देने का कोशिश करो, और कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। चलो, आई होप आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे। तो पहला देखो, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यानी पानी का जमना, यह कैसा चेंज है,
तो यह एक तरह का कैसा चेंज है, तो फिर से बताइए, तो यह एक तरह का बताइए फिजिकल चेंज है कि नहीं, क्योंकि वापस तो हम इसको बना सकते हैं, पानी को जमा रहे हैं तो फिर जमे हुए पानी को वापस बना सकते हैं पानी। डाइजेशन ऑफ फूड तो एक तरह से केमिकल चेंज हो गया। एक्सक्रेशन, खाना जो है उसका मतलब एक्सक्रेशन हो रहा है तो भी एक तरह से कैसा चेंज है, तो केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, एक बार जला देते हो तो वापस क्या प्राप्त कर सकते हो, डीजल पेट्रोल नहीं। कुकिंग ऑफ फूड, ये भी एक तरह का केमिकल चेंज। अब सावरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का मतलब दूध का खराब होना दूध का खट्टा होना, ये भी एक तरह का कैसा चेंज है, केमिकल चेंज। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स अगर फर्मेंटेट करेगा तो क्या वो एक तरह का फिजिकल होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, ये भी एक तरह का केमिकल चेंज। लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल चेंज हमारा हो गया। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, ध्यान रखिएगा यहाँ बर्निंग लिखा है, जलना, ठीक है, अगर यही मेल्टिंग लिख देता तो यहाँ पर हमारा फिजिकल होता। अगला हम लिख भी रखा है कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तो अगर मेल्टिंग लिखे तो आपको बताना है फिजिकल, और बर्निंग लिखे तो आपको बताना है केमिकल। राइपनिंग ऑफ फूड या फ्रूट यानी कि फलों का पकना, एक तरह का केमिकल चेंज, ठीक है। आई होप आप सारे क्वेश्चन को सही आंसर दिए होंगे, ठीक है। अब आते हैं जो कि हमें स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे, एक केमिकल रिएक्शन जो होता है वो केमिकल रिएक्शन कहते किसको है, तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है डेफिनेशन, आप नोट डाउन करिएगा। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस, यह एक तरह का प्रोसेस है इन विच कि जिसमें कि क्या होता है, न्यू सबस्टांस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, यानी इसमें कोई नया सबस्टांस बनता है केमिकल रिएक्शन में। वट जो भी नया सब्सटेंस बनता है उसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा, एक तरह का न्यू रहेगा, नया रहेगा प्रॉपर्टी। मैं आपको एक बात यहाँ पर ध्यान से बता दूं कि जो भी फिजिकल चेंज होता है, ठीक है, तो फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, न्यू सब्सटेंस यहाँ पर नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम केवल इसका स्टेट बदल रहे हैं। आप आइस आपके पास है तो आइस से आप वाटर बना रहे हो, तो आइस से वाटर बना रहे हो तो क्या कोई नया चीज़ बना ले रहे हो, नहीं, इसी का आप स्टेट चेंज कर रहे हो, इसका बस एक तरह क्या चेंज कर रहे हो, स्टेट चेंज कर रहे हो। तो स्टेट चेंज करना को नया चीज़ थोड़ी ना बनाना बोलते हैं, ठीक है, वही चीज़ अभी भी है। लेकिन अगर यही चीज़ यहाँ पेपर को अगर जलाओगे, बर्निंग ऑफ कोई पेपर है उसको आप पेपर को क्या कर रहे हो, अगर बर्न कर रहे हो तो बर्न करने के बाद यहाँ पर जो भी एस बनेगा, तो यहाँ पर जो एस बनेगा यहाँ पर एक नया चीज़ बना ना, राख, तो यह एक तरह का केमिकल चेंज हुआ, ठीक है। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, न्यू सब्सटेंस केमिकल चेंज में बनता है, लेकिन फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। ध्यान रखिएगा केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस इसलिए बनता है कि केमिकल चेंज में ही वहाँ पर कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल चेंज किसकी वजह से हो रहा है, तो केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है। और रिएक्शन के बाद यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि रिएक्शन के बाद क्या होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ, यहाँ पर हम लिखे भी हैं। तो केमिकल चेंज में वहाँ रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, जो कि नया सब्सटेंस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे हम खैर केमिकल रिएक्शन 10-12 टाइप का है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। बट फिजिकल चेंज में कोई ऐसा यहाँ पर रिएक्शन नहीं होता है, नो रिएक्शन परफॉर्म्ड, यहाँ पर कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर नया सब्सटेंस भी नहीं बनेगा फिजिकल चेंज में, क्योंकि रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, केवल स्टेट बदल रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्या आप डेफिनेशन यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस बनता है और उसका प्रॉपर्टी क्या रहेगा, न्यू, यानी जो भी अगर रिएक्टेंट रहेगा, रिएक्टेंट से ठीक है अलग प्रॉपर्टी का रहेगा हमारा प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, मैं आपको नीचे बताऊंगा कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर आप इसको हीट करते हो ना तो कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट बनता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट या मार्बल हमारा होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो कैल्शियम ऑक्साइड एक अलग चीज़ बन रहा है, इसका नेचर कुछ और है, कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर कुछ और है, और हीट बन रहा है, देखिए इससे प्रॉपर्टी से सीधे अलग अलग बन रहा है, ठीक है। मैग्नीशियम हमारा मेटल है, यहाँ सॉलिड है, फिर यहाँ पर देखिए गैस है, सॉलिड गैस मिलकर वापस सॉलिड बन रहा है, और साथ ही साथ इसका नेचर और ये दोनों का नेचर अलग अलग होता है, ठीक है। ये दोनों का नेचर अलग होता है और जो बनता है उसका नेचर अलग होता है, ऐसा नहीं होता है दोनों को मिला के बनने वाला नेचर जैसा होता है, ठीक है। यानी कि केमिकल रिएक्शन के बाद जो भी कंपाउंड बनते हैं उनके पास न्यू प्रॉपर्टी होते हैं। क्यों न्यू प्रॉपर्टी होते हैं, क्योंकि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होते हैं, कुछ रिएक्शन होते हैं, बट फिजिकल चेंज में कोई रिएक्शन नहीं होता है। अब केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और फिजिकल रिएक्शन, तो फिजिकल रिएक्शन नाम का कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है,
केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, है ना। ये नहीं बोल देना कि फिजिकल चेंज में सर फिजिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब केमिकल इक्वेशन देखिए, यहाँ पर केमिकल इक्वेशन किसको कहते हैं, तो देखिए साफ साफ हम क्या बताए थे, स्टार्टिंग जब वीडियो को स्टार्ट किए थे ना, वहीं बताए थे आपको कि व्हेन द केमिकल रिएक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल, जब केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा जाए, सिंबल के फॉर्म में, सिंबल का फॉर्म में, इक्वेशन का फॉर्म में लिखा जाए, तब उसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट इज ओनली द फॉर्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ द सिंबल। ठीक है, जैसे H2 यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। तो देखिए इसको सिंबल के फॉर्म में लिखा गया, क्या पूरा लिखा गया है कि व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू ईच अदर देन फॉर्म द वाटर, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी एक छोटा सा जगह में यहाँ पर ऐसे लिख दिया गया है। तब इसको बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। एक सेकंड मैं चार्ज लगा देता हूँ लैपटॉप। ठीक है, अब यहाँ पर इसी चीज को हम अगर ऐसे बोलते हैं, व्हेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर देन फॉर्म द वाटर, ये अगर बात यहाँ जो बोले ना, ये पता है क्या है, ये पता है केमिकल रिएक्शन है, ये है केमिकल रिएक्शन। लेकिन अगर नीचे वाला बात बोले, ऊपर वाला बात है बोले सॉरी, ये इसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन, क्योंकि ऊपर सिंबल के फॉर्म में लिखा हुआ है, नीचे स्टेटमेंट के तौर पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से यहाँ पर ध्यान देंगे, अब ध्यान देने वाली बात है कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जो होगा डिफरेंट टू ईच अदर, जो कि आपको स्टार्टिंग में केमिकल रिएक्शन बताए थे, वहीं में बताए थे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नेचर क्या रहेगा, डिफरेंट। अब रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, वो समझिए। तो रिएक्टेंट का मतलब होता है जो केमिकल रिएक्शन में क्या करे, पार्टिसिपेट करे, जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। और जो केमिकल रिएक्शन के बाद बने, उसको बोलते हैं क्या, प्रोडक्ट। तो यहाँ लिखा हुआ है वही डेफिनेशन में कि the substance which is participated in the chemical reaction that is called the reactant and it is written in the left side of the arrow mark, यानी इसको लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। और प्रोडक्ट का मतलब that substance which is called the product which is formed after the chemical reaction, जो आफ्टर द केमिकल रिएक्शन के बाद बने, यानी केमिकल रिएक्शन के बाद बने, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको कहाँ लिखेंगे, तो इट विल बी रिटेन इन द राइट साइड ऑफ द एरो मार्क, इसको राइट साइड में लिखेंगे, एरो मार्क है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देखिए, यहाँ पर जो भी कैल्शियम कार्बोनेट है ना, ये पता है रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये सब क्या है, प्रोडक्ट है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखा गया है, और ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, केमिकल रिएक्शन में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट, यही तो मतलब ये सब बना रहा है, यानी पार्टिसिपेट तो यही कर रहा है, तो ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। अब देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में भी लिखा हुआ है, ऐसे भी पहचान सकते हो। ये सब हमारा प्रोडक्ट है, क्योंकि देखो इसके बाद ये बना है प्रोडक्ट के फॉर्म में, ये सब हमारा रिएक्टेंट हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। सर प्रोडक्ट कितना हो सकता है, प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और दो से ज़्यादा भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। लेकिन हाँ, एक से ज़्यादा अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वहाँ हम प्लस का मार्क्स लिखेंगे, ठीक है, उसको सेपरेट करने के लिए। अब यहाँ देखते हैं, वाई वी प्रीफर द केमिकल इक्वेशन मोर देन केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल इक्वेशन को ही क्यों प्रीफर ज़्यादा करते हैं केमिकल रिएक्शन के कंपेयर में, यानी केमिकल रिएक्शन को ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं, केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, यानी उसका ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्या है ऐसा रीज़न, क्या है बताइए, क्या है रीज़न। तो इसके पीछे का मेन रीज़न है कि पहला तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी साइंटिफिक मेथड से लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन का हम सिंबल देते हैं H, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए H लिखा जाता है। पहला तो साइंटिफिक मेथड है लिखने का, स्टैंडर्ड फॉर्म है। दूसरा है इजी टू अंडरस्टैंड, इसको अंडरस्टैंड करना भी इजी होता है, खूब लंबा चौड़ा पढ़ना नहीं पड़ता है, थोड़ा सा चीज़ देखते हैं समझ जाता है, अच्छा बात ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है, उसके लिए आपको स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लिस्ट स्पेस, यानी कि लिखते टाइम इसको काफ़ी कम जगह लग रहा है, लिस्ट टाइम लिखते टाइम काफ़ी कम समय लग रहा है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन लिखते टाइम, बट रिएक्शन अगर यही लिखते तो आपको टाइम क्या हो जाता, ज़्यादा लग जाता। इसलिए हम क्या करते हैं, किसको प्रीफर करते हैं, केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ग्लोबली एक्सेप्टेड, यानी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, सारे साइंटिस्ट इसी को फॉलो करते हैं, इसी को मानते हैं, ठीक है, तो हम इसी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। सारे साइंटिस्ट समझ जाते हैं कि जब भी हम Mg बोले, Mg का मतलब मैग्नीशियम होता है, वो समझ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बोले कि वी यूज द प्लस साइन बिटवीन द टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये तो बात आपको पता है कि प्लस का साइन यूज करेंगे दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए। वी यूज द एरो मार्क्स टू शो द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अच्छा, एरो का मार्क्स देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, दिया हुआ है,
एरो का मार्क्स दिया हुआ है। ये एरो का मार्क्स क्या दिखा रहा है? ये एरो का मार्क्स दिखा रहा है कि जो रिएक्शन हो रहा है वो लेफ्ट से राइट की तरफ हो रहा है। ये डायरेक्शन शो करता है। एरो साइन इज नथिंग बट इट शो ओनली द डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की जगह केमिकल इक्वेशन ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर दोनों साइड एरो रहे तो इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है दोनों तरफ हो सकता है ना, रिवर्सिबल है। ठीक है, तो एरो का मार्क्स आई थिंक आप समझ गए होंगे। एरो का मार्क्स का मतलब क्या होता है कि यह केमिकल रिएक्शन का डायरेक्शन को दिखाने में हेल्प करता है। अब कुछ केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं भाई? केमिकल रिएक्शन होगा तो कुछ तो उसके साथ होगा, कुछ तो धमाकेदार होगा, कुछ तो उसके प्रॉपर्टी होगा। ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो क्या, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है? कुछ तो होगा क्लू आइडेंटिफाई करने का। हाँ बिल्कुल क्लू है। तो हमारा पहला ये कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे जिसके बाद क्या होगा, गैस का इवोल्यूशन होगा, यानी गैस निकलेगा। यानी क्या होगा, गैस, कोई भी गैस निकल सकता है, CO2 निकल सकता है, H2 निकल सकता है ना, O2 निकल सकता है, कोई भी गैस निकल सकता है, यानी गैस का इवोल्यूशन होगा। दूसरा प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट बनेगा। कभी कभी बॉटम में जाके ना कोई भारी सा चीज रहेगा, ऐसा चीज रहेगा जो बॉटम में आके बैठ जाएगा, या तो वाटर में डिजोल्व नहीं कर पाएगा तो वाटर पर वो फ्लोट करने लगेगा। ठीक है, तो ये मतलब नहीं, अगर घुल नहीं पाएगा तो वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगेगा, या तो कभी भारी रहेगा तो बॉटम में आके बैठ जाएगा। तो ये भी पहचान है कि यहाँ पर कुछ केमिकल रिएक्शन हुए हैं। तो दूसरा आपको क्या बोलना है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आपको आगे बताएंगे डिटेल में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में इसके बारे में। चेंज इन कलर, कुछ केमिकल रिएक्शन के बाद क्या होता है, कलर चेंज होता है। फॉर एग्जांपल आप पेपर को जला रहे हो, पेपर का कलर कुछ और है, ऐस बने कुछ और कलर, या कोई भी चीज़ रहता है कुछ बना तो उसका कलर कभी चेंज हो जाता है। तो ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन का एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक है। चेंज इन टेम्परेचर, कभी कभी कोई रिएक्शन के बाद हीट निकलता है, कभी कभी कोई रिएक्शन को करने के लिए हीट लगता है, जरूरत पड़ता है। तो देख रहे हो टेम्परेचर में भी बदलाव आ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है। तो ये भी केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो खैर आगे हम एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बताएंगे, वापस चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल देंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, ये सबका एग्जांपल एक एक करके हम देंगे। ठीक है, अगला है चेंज इन स्टेट। कभी कभी केमिकल रिएक्शन के बाद स्टेट भी बदल रहा है। ठीक है, मतलब दो गैस मिलके आपको क्या बन सकता है, सॉलिड भी बन सकता है, लिक्विड भी बन सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर H2 एक गैस है और O2 एक गैस है, और देखिए यहाँ बन रहा है H2O, यानी गैस गैस मिलके क्या बना रहा है, लिक्विड बना रहा है। देखिए तो स्टेट बदला कि नहीं बदला, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, अब बन गया कैसा, लिक्विड स्टेट में। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए। लेकिन हाँ, सब में सारा चीज ढूंढने मत लगिएगा कि पांचों क्यों नहीं दिख रहा है, कुछ कुछ दिख जाएगा आपको उसमें। ठीक है, अब यहाँ एग्जाम्पल में क्या आप दे सकते हैं। ठीक है, तो NaCl प्लस H2 Na प्लस HCl, यानी इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, स्टोमक में भी पाया जाता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ये इसको बोलते हैं हम कॉमन सॉल्ट, इसी सॉल्ट को हम यूज़ करते हैं खाने में, है ना। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन गैस निकलता है, ये जो रिएक्शन होता है इस रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो देखिए तो एक आइडेंटिफिकेशन हुआ ना कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। कुछ गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन है। दूसरा देखिए, अगर सिल्वर नाइट्रेट है और इसको अगर कॉमन सॉल्ट यानी जो डोमेस्टिक सॉल्ट है जो खाते हैं नमक, उस सॉल्ट से अगर रिएक्शन कराते हैं तो AgCl जो होगा उसका प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, इसको PPT भी शॉर्ट में प्रेसिपिटेट को कहते हैं। और साथ ही साथ NaNO3 बनेगा जो एक्वस टाइप का रहेगा, जिसमें वाटर, एक्वस का मतलब जिसमें वाटर थोड़ा मिला रहे ना, एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, चिली सॉल्ट पीटर भी बोलते हैं NaNO3 का। खैर आगे हम कंपाउंड आपको बहुत सारा बताएंगे और उसका नाम लिखवा देंगे, लिस्ट बता देंगे। मैं यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप ध्यान से चीज़ों को अभी से देखते जाएंगे ना तो आपके लिए नया चीज़ हर चीज़ नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो इससे ये पता क्या चल रहा है कि यहाँ भी कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ठीक है, बोर्ड का क्या है, चहीता क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाई वी क्लीन द मैग्नीशियम रिबन बिफोर द बर्निंग, यानी मैग्नीशियम रिबन को क्यों बर्न कराते हैं साफ करने से पहले। तो बिफोर द बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन, इसको साफ करते हैं रबिंग विद द सैंड पेपर, सैंड पेपर से साफ करते हैं। सैंड पेपर एक तरह का क्या होता है, हार्ड टाइप का पेपर होता है जो मेटल वेटल के अंदर कुछ ऑक्साइड वगैरह का लेयर बन जाता है या कोई चीज़ का लेयर बनता है, उसको लेयर को हटाने के लिए यूज़ किया जाता है, सैंड पेपर का यूज़ किया जाता है वो चीज़ों को रगड़ कर हटाने के लिए। बाई रबिंग विद द सैंड पेपर दिस इज डन
टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का उस पर प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, उसी को रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसका, सैंड पेपर का, और क्लीन करते हैं। जैसे Mg को अगर आप खुला में छोड़ दोगे ना, मैग्नीशियम इसको बोलते हैं, अगर मैग्नीशियम को खुला में छोड़ दोगे ना तो जो O2 है ना, O2 इससे रिएक्ट कर लेता है, खुला में है तो O2 तो मिल रहा है, तो रिएक्ट करके पता है क्या बन जाता है, MgO बन जाता है। अब जैसे ही MgO को जलाते हैं ना तो MgO जो है वो जलने में रजिस्ट करेगा, यानी जो उसका ऊपर जो ऑक्साइड का लेयर है, ये ऑक्साइड का लेयर है, वो जलने में रेजिस्टेंट के तौर पर काम करेगा, जलने में मदद नहीं करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, है ना, विरोध करेगा। तो इसी ऑक्साइड के लेयर को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इसी ऑक्साइड को लेयर को रिमूव करते हैं जलाने से पहले कि मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएं तो इजीली ये जल जाए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों हम साफ करते हैं सैंड पेपर से जलाने से पहले। साफ नहीं करते, ऑक्साइड का उसका ऊपर का लेयर हटाते हैं। लेयर क्यों हटाते हैं, क्योंकि जो लेयर जो होता है वो जलने के लिए वो रेजिस्टेंट पैदा कर देता है, इसलिए हम उसका ऑक्साइड का लेयर हटा देते हैं ताकि मैग्नीशियम इजीली जल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर वो रिएक्शन भी लिख दिए हैं कि मैग्नीशियम जो है यहाँ पर अगर जलाते हैं, जलाने का मतलब O2 से रिएक्शन कराना, तो ये MgO बनेगा। बाद में आगे हम यहाँ 2 क्यों लिखे हैं ये बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बैलेंस किए हैं। ठीक है, जब भी मैग्नीशियम को आप जलाओगे ना तो डैजलिंग यानी एक तरह का ब्राइट कलर होकर जलेगा, यानी व्हाइट कलर के साथ एकदम जलेगा, पूरा एकदम कलर। व्हाइट कलर मतलब कोई चीज़ का कैसे जलाते थे, कभी येलो कलर से उसका फ्लेम रहता है, येलो कलर का अधिकांश चीज़ों को जलाते हैं, बट इसको आप जलाओगे ना तो फ्लेम का जो कलर रहेगा कैसा रहेगा, व्हाइट कलर रहेगा, और साथ ही साथ क्रैकलिंग का साउंड भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्रैकलिंग का साउंड आपको समझ में आता होगा क्या होता है, जैसे कोई भी पटाखे वटाखे जलाते हो तो क्रैकलिंग का साउंड प्रोड्यूस होता है, तो कुछ ऐसे टाइप के। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको आई ग्लास वगैरह पहनना चाहिए, और साथ ही साथ ये जो मैग्नीशियम का रिबन है इसको टोंग से पकड़ना चाहिए, और साथ ही साथ अपने आइज़ को उसके फ्लेम से डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। ये चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि क्रैकलिंग का साउंड भी यहाँ प्रोड्यूस कर रहा है, साथ ही साथ ब्राइट कलर का काफ़ी अच्छा फ्लेम भी कर रहा है। ठीक है, जो आपके आइज़ के लिए हार्मफुल रहेगा, इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं आई ग्लास का। ठीक है, तो नेचर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या रहेगा, तो ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो नेचर रहेगा वो बेस रहेगा। आपको पता है एसिड होता है, बेस होता है, और सॉल्ट होता है, ये सब का नाम सुने होंगे आप छोटे क्लास में। तो एसिड होता है, तो यानी आप यहीं से ध्यान रखिएगा कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना इसका नेचर कैसा रहेगा, एसिड रहेगा। यानी मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और आगे बता देना कमेंट बॉक्स में, हाँ सर ये सीरीज सर आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, क्योंकि आप लोग को फ़ायदेमंद रहेगा, आप लोग को समझ में आएगा, तब तो हम कुछ बनाएंगे, वीडियो डालेंगे, पोस्ट करेंगे, तो कुछ काम की भी चीज़ रहेगा, नहीं तो ऐसे ही पोस्ट करने से क्या फ़ायदा है ना। हमारा भी क्या होता है कि मेहनत बेकार जाएगा, और आप लोग देखो भी नहीं, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कैसा आपको वीडियो लगा है। ठीक है, फिर मिलते हैं। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा वीडियो पर तो आगे भी हम इसका लेक्चर डालेंगे, जो जितने भी लेक्चर्स लगे, बट हाँ मैं डिटेल्स में डालूंगा, ऐसा ना हो जाए कि ऊपर ऊपर पढ़ ले और फिर वापस किसी बुक से क्वेश्चन लगाने जाए या फिर बोर्ड में पेपर दे तो ऐसा लगे कि नया कोई क्वेश्चन आ गया। बिल्कुल वैसा आपको नहीं लगेगा, एक भी क्वेश्चन आपको नया नहीं लगेगा, सब देखा हुआ सुना हुआ क्वेश्चन लगेगा। ठीक है, तो चलो अब वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। और हाँ, अगर आगे आपको सीरीज चाहिए, इसका आगे लेक्चर चाहिए, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक करना और वीडियो को आगे पहुँचाओ और शेयर करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।